ममता बनर्जी के लिए मोर्चाबंदी जबरदस्त तेज हो गई है। कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया अलायंस में नेतृत्व किसके हाथ में होगा। अभी तक आप देख रहे हैं ये नेतृत्व राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी एक धुरी के तौर पर दिखाई दे रही थी और उसके इर्द गिर्द बाकी पार्टीज दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये पोस्ट चेंज होने वाला है ऐसा दिखाई देता है। ममता बनर्जी के लिए पहले ही शरद पवार अपनी बात रख चुके हैं। अब इसी कड़ी में लालू यादव हो वो भी कह चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से संजय राउत बयान दे चुके हैं। तो एक तरीके का ये मंत्रणा इंडिया अलायंस के बीच में चल रही है कि राहुल गांधी की जगह अब नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में दिया जाना चाहिए। क्या राहुल गांधी अकेले पड़ गए हैं? हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस आपके सामने रख देती हूं। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को दो। तो ममता जी को जो दिया जाए, हाँ दे दे। ये बात तो हम पहले ही बोला था। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है ये कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी स्टैंड होगा इंडिया अलायंस मिलकर निर्णय लेगी। पर ममता बनर्जी जी ने जो खुले दिल से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। और हम मानते हैं कि ममता जी का जो इतिहास में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और ऑपोजिशन में होने के नाते भी उन्होंने भागीदारी ली है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की फेक खबरें, फेक नैरेटिव्स, फेक न्यूज़ और डिस्टॉर्शन ऑफ न्यूज़ चलने नहीं दिया है और उनको सतर्कता से रोका है। ये महत्वपूर्ण है और अगर उनको ये जिम्मेदारी मिलती है, हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छे से निभा पाएंगी और इंडिया अलायंस के गठबंधन को और मजबूत करेंगे। ये जो यकीन है ये राहुल गांधी के साथ नहीं हो पा रहा है विजय जी, ये यकीन ममता बनर्जी के साथ है। फिर अब वो सभी पार्टीज का यकीन ममता बनर्जी के साथ जुड़ रहा है। राहुल गांधी पर क्यों नहीं आ पा रहा ये यकीन? जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पहला यकीन से पहले जो अविश्वास है राहुल गांधी जी पर, ममता जी पर विश्वास है, यकीन है, वो तो अलग इशू है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा है। और अभी कल्याण बनर्जी को सुना आपने, तो वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया, उनकी कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया अलायंस जो है फेल हो गया है। तो मतलब उनको ये भी समझ में आया होगा कि ये चुनाव जो है वो इंडिया अलायंस फेल होने की वजह से आ रहे हैं, ईवीएम की वजह से नहीं आ रहे हैं। उनका कहने का ये भी मतलब होगा, क्योंकि बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। मसला वही है कि, और वैसे तो राहुल गांधी के लिए हम लोग ज्यादा वो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कोई औपचारिक नेता तो है नहीं इस इंडिया ब्लॉक के। वहां पर कांग्रेस अपने आप ही बनी हुई थी। एक परेशानी जो होती है कि दिल्ली में जब तक आपका कोई सेंटर नहीं होता तो कामकाज के लिए मुश्किल होती है। तो ममता जी के लिए वो मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुझे अभी ये लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक की ये सारी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ लड़ी जा रही है। अब हाउस में तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बजाय, और बाहर जो है प्रधानमंत्री जी के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो चलो जब भी ये डस्ट सेटल हो जाएगी, कि तय हो जाएगा कि भाई अब राहुल गांधी से हम लड़ाई जीत गए हैं, तब शायद इंडिया ब्लॉक फिर किसी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री या इस मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई करेगा और जनता के जो इशू हैं, जो शायद वो भी जानते होंगे, उस पर चर्चा शुरू होगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, लेकिन मैं तो आप लोगों का ओपिनियन उस लिहाज से भी जानना चाहती हूँ समीर जी। ये जो पूरा अलायंस है, क्या इसे एक ऐसे लीडर की नेतृत्व की ज्यादा आवश्यकता है जिनकी अपनी पॉलिटिकल समझ सिर्फ लड़ाई ही नहीं बल्कि लड़ाई के बाद वो कहते हैं ना कि आपका जीत का प्रतिशत कितना है, तो ममता बनर्जी की जीत का प्रतिशत तो राहुल गांधी से बहुत बेहतर दिखाई देता है। अगर इंडिया अलायंस का नेतृत्व उनके हाथ में दे दिया जाए तो ये कांग्रेस के लिए भले ही एक सेटबैक होगा, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए, आप संसद और सड़क दोनों जगह आपको लड़ाई लड़ना पड़ती है विपक्ष के रूप में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली सड़क में लड़ाई लड़ो, संसद में नहीं हो।
संसद में विपक्षी नेता राहुल गांधी बने रहेंगे और सड़क पे जो होगा इंडिया गठबंधन उसका नेतृत्व ममता बनर्जी करेगी। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एकता समरूपता नहीं बनी रहेगी। क्या कांग्रेस के बिना समझौते से ममता बनर्जी नेतृत्व दे सकती है? कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होगी। कांग्रेस कहेगी हमारे 99 सांसद है, इंडिया गठबंधन अगर बना है तो उसमें हमारी बड़ी भूमिका रहेगी, सांसदों का बड़ा हिस्सा हमारा है। तो क्या कांग्रेस के लिए तैयार होगी? हालांकि ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव का समर्थन है जिसके 37 सांसद है, ममता बनर्जी खुद के 29 सांसद है, उसके अलावा शरद पवार के 8 सांसदों का समर्थन है, उद्धव ठाकरे उसका समर्थन कर रहे हैं, अब तो लालू प्रसाद यादव और शरद पवार ने भी समर्थन दे दिया है। कांग्रेस के साथ अगर इंडिया गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ स्टलन की पार्टी है जिसके 22 सांसद है, अरविंद केजरीवाल जिसके लोकसभा में 3 सांसद और राज्यसभा में 10 सांसद है, वह भी ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो कांग्रेस के 99 सांसदों के मुकाबले 82 से ज्यादा सांसद ममता बनर्जी के समर्थन में है। अब यह कांग्रेस को तय करना है कि वो ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के रूप में स्वीकार करती है कि नहीं। देखिए, ममता बनर्जी आक्रामक नेता जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल के बाहर की नेता नहीं है और ममता बनर्जी का पूरा ध्यान अभी जो विधानसभा होने 2 साल बाद जब बंगाल के विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। तो ममता बनर्जी अगर ये मांगे कि ममता बनर्जी माना कि केवल पश्चिम बंगाल पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो पूरे देश पर भी अगर अपना ध्यान लगा लिया तो फिर हासिल क्या हुआ है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नहीं दे सके और विपक्ष के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में भी विपक्ष को एक नेतृत्व नहीं दे सके। राहुल गांधी दोनों जगह फेल हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए तैयार होगी? ममता बनर्जी ने इसके लिए मांग की है, अभी इसमें मंथन होगा, चर्चा होगी, कांग्रेस की सहमति बन पाती है क्या, और कांग्रेस की सहमति बनती तो क्या कांग्रेस ममता बनर्जी को स्वीकार करेगी या कांग्रेस अपने ही किसी और नेता का नाम आगे बढ़ा देगी कि ठीक है, आप चाहते हो कि राहुल गांधी का संभाल नहीं पा रहे तो हम इंडिया गठबंधन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है या प्रियंका गांधी का नाम है या किसी और सांसद का नाम बढ़ाती है। अभी मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अब टूटने की कगार पर है। कांग्रेस ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं करेगी और यह तय है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस से अलग होकर एक घड़ा बनेगा जो इंडिया गठबंधन से अलग नेतृत्व करेगा। कांग्रेस के लिए सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नहीं, अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए भी एक चुनौती उत्पन्न हो गई है, क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी को विपक्ष नेता मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी अपने मुद्दे लेकर लोकसभा में जा रही है, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दे पर चर्चा कर रही है, कांग्रेस अब सदन में भी अकेली पड़ गई है और इंडिया गठबंधन में भी अकेली पड़ गई है। अच्छा, ये हर्षवर्धन जी, जितनी मैं बात समझ पा रही हूँ, क्या राहुल गांधी को विद इन इंडिया अलायंस अभी भी वो स्वीकार्यता, वो मान्यता नहीं मिली है क्या? अभी भी जैसे अभी हाल के दिनों में कुछ और चर्चाएं हुई कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम नहीं होगा, अब तो इतनी यात्राएं निकाल ली, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए, इतनी कोशिशें हो गई, अभी भी ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स वाला तमगा है क्या उनके साथ? हर्ष जी कुछ बोले, मैं हर्ष जी से ही समझना चाहता हूँ क्योंकि वो इस बात को ज्यादा समझते हैं कि जो राहुल गांधी का ये सारा मसला हो रहा है, क्या ऐसी वजह तो नहीं है कि जो अडानी का मुद्दा था उस पर सब लोग अलग होने के लिए राहुल गांधी से सहमत नहीं थे तो वो उस पर अलग हो रहे हैं? और दूसरा जो और बड़ा मुद्दा हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोह का, सोरोस का मामला लगाया है, तो वो उसके साथ अपने को नहीं जोड़कर देखना चाहते हर्ष जी को? शायद मुझे लग रहा है कि एकदम आपने जिसको कहते हैं ना कि सवाल में सारे जवाब आपने सार उसका दे दिया आपने। आप अगर ध्यान से देखें तो पहले भी जब राहुल गांधी अडानी अडानी चिल्ला रहे थे, शरद पवार एक साक्षात्कार देते हैं और कहते हैं कि जेपीसी की तो जरूरत ही नहीं। गौतम अडानी के साथ उनका एक चित्र आता है और वो दोनों तो दोस्त बैठे हुए हैं। अभी ममता बनर्जी उनकी पार्टी के सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा पहले तो बोलती थी, अब तो शायद बोलना भी बंद कर दिया, उन्होंने भी कह दिया हम उस पर नहीं जाएंगे। शायद राहुल गांधी एक जिसको कहें कि वो पर्सनल अपने इंटरेस्ट की चीजें लेकर चल रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम इसी से नरेंद्र मोदी को गिरा सकते हैं। जो राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि इसकी एक्सपायरी हो गई, अडानी इश्यू की एक्सपायरी हो गई, और वो सारे लोग अपने आप को ये भी देखते हैं किसी के राज्य में कोई काम चल रहा है, कहीं किसी का कोई रिश्ता है, और गौतम अडानी के साथ सबके रिश्ते हैं, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। यहां तक कि खुद राहुल गांधी की कांग्रेस के छिपे हुए रिश्ते, उनके मुख्यमंत्रियों के रिश्ते हैं। रेवंत रेड्डी को जिस तरह से वापस करना पड़ा, वो अपने आप में दिखाता है कितनी मुश्किल है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का वाला प्लान तो बिल्कुल ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल से बैठकर, कोलकाता से बैठकर दिल्ली की राजनीति कोई कर सकता है, ये असंभव है। लेकिन हां, ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या राहुल गांधी हटाए जाने चाहिए, इस पर सहमति बन गई। दूसरा, अगर सोरोस का मुद्दा इतना गंभीर हो गया तो कांग्रेस पार्टी ने उसका कोई प्रतिकार क्यों नहीं किया? मतलब उनके साथ के लोग हट रहे हैं, ये तो एक विषय है,
उनके अपने ऊपर इतना गंभीर आरोप है, सोनिया जी के ऊपर आरोप है, भी उनका जन्मदिन भी था और उस दिन वो आरोप का जवाब नहीं दे सकी, अभी नहीं दे सकी। उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों की बहस में ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई अच्छा ये बताइए वो FDL-AP संस्था है ना शायद, तो उसमें वो है या नहीं है, या पहले थी क्या, कोई जवाब वो नहीं दे सके। पूछा गया कि अच्छा ये बता दो कि जब ये कश्मीर वाला मसला आया तो उस पर क्या किया। तो मुझे लगता है कि एक तो ठीक है कि ये विपक्ष इन दोनों मसलों पर अपने को अलग दिखाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस शायद समझ नहीं पा रही और समझ पाने से ज्यादा वो उसमें स्टक हो गई है, फंस गई है, और तब वो वाला आरोप भी चिपकता है कि कहीं कुछ बाहर से नियंत्रित हो रहा है क्या। वो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी जो बता देते हैं उतना ही राहुल गांधी कर रहे हैं क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये तो इससे बड़ा सवाल, मतलब एक और छोटा सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आप बता सकते हैं कि क्या इस सब का मतलब ये है कि जो इंडिया अलायंस है वो राहुल गांधी को लायबिलिटी समझ रहा है? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। अब इसमें कोई में तो ये बात हुई ना। देखिए, अगर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा, जो आपने सवाल पूछा उसी का एक सिरा ये है कि अगर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा जिस पर इस वक्त राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा, या फिर वो ये बताना चाह रहे क्योंकि हम अडानी का मुद्दा लिया इसलिए इनको भी एक मुद्दा लाना था इसलिए वो जॉर्ज सोरोस का मुद्दा ले आए, तो ये लड़ाई तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है। लेकिन अडानी में क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनको ठेका दिला देते हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से विदेश में उनको ठेका मिल जाता है, नरेंद्र मोदी की वजह से देश में कोई उनके खिलाफ नहीं खड़ा होता है, वो अकेले हैं। अब जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि दुनिया में सबसे तेजी से बिलियनर कहीं बढ़ रहे हैं तो भारत में बढ़ रहे हैं, सिर्फ गौतम अडानी का पैसा थोड़ी ना बन रहा है। और जब हम कहते हैं कि विदेश में अडानी को ठेका दिला दिया, तो भैया अगर गौतम अडानी की कंपनी विदेश में किसी चाइनीज कंपनी, किसी अमेरिकन कंपनी, किसी जर्मन कंपनी या किसी देश की कंपनी के खिलाफ कुछ काम कर रही तो बुरा क्या है। फिर ये फैक्ट भी सामने आता है कि टाटा, वेदांता, एयरटेल, अंबानी, सारे के सारे लोग दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि जॉर्ज सोरोस फंडेड जो भी संस्था है उसमें सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है। इससे फर्क पड़ता है कि जॉर्ज सोरोस जो बात दुनिया में कहते हैं कि हमें अडानी से दिक्कत है, हमें मोदी से दिक्कत है, ये वाली डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए, राहुल गांधी भी कहते हैं कि ये वाली डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए। जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि जो भारत में संस्थाएं हैं वो इस तरह से काम कर रही, वही बात राहुल गांधी कहते हैं। तो अब ये आरोप ज्यादा चिपकते दिख रहे हैं। मुश्किल ये है कि भले ही आप कहें कि प्रतिक्रिया में लाया गया है कि आपने अडानी अडानी कहा तो मैंने सोरोस सोरोस कर दिया, लेकिन राहुल सोरोस वो चिपक रहा है, ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है। अब देखिए, अब चर्चा कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की भी, जिस पर भी अभी तक केवल बातचीत हो रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो विधानसभा चुनाव भी एक साथ नहीं कराए जा पाते हैं, तो वन नेशन, पूरे देश का चुनाव एक साथ कराना, ये क्या वादा ही रह जाएगा समीर जी, या ये हकीकत भी बनेगा? नहीं, निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन जिस तरीके से मोदी सरकार इस पे आगे बढ़ी और 2014 के बाद लगातार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे थे और कमेटी बना दी गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता के अंदर। कमेटी ने जिसके ऊपर क्या किया, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की है। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और यह तय है कि 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेकर आ गए। अब जनगणना होने वाली है, उसके बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद सीटें नई सिरे से निर्धारित होंगी और रहता है कि 2029 का जो चुनाव होगा वो वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा की ओर आगे बढ़ने वाला है। हालांकि अभी विपक्ष उसके लिए तैयार नहीं है, विपक्ष के कई दलों ने इसका विरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी अभी इसमें और चर्चा चाहते हैं, कमेटी से बात कर रही है। मुझे लग रहा है ये तय हो सकता है कि इस सत्र में सरकार इस बिल को लेकर आए। अगर इस सत्र में इस बिल को लेकर नहीं आती है तो यह तय है कि आने वाले अगले सत्र के अंदर, बजट सत्र में सरकार इसको लेकर आएगी और 2029 के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन में देश आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। की दी हुई इस रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी तो दी ही जा चुकी है और सूत्र ये बता रहे हैं कि आम बिल पर आम सहमति सरकार बनाना चाहती है और इस पर विस्तृत चर्चा के लिए फिर हो सकता है जेपीसी को भी इस पर जेपीसी के पास भेज दे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दे। बार बार चुनाव करने से जो वित्तीय बोझ पड़ता है तो उससे भी राहत मिलेगी विजय जी, ज्यादा फोकस्ड हो पाएगा। सरकार की मंशा तो यही है, लेकिन क्या ये इतना आसान होने जा रहा है? नहीं, अभी राधा के नाचने में वक्त है, थोड़ा सा तैयारियां चल रही है, अब कब होगा पूरा तेल का इंतजाम। लेकिन सरकार ने एक मंशा बना ली, प्रधानमंत्री ने ये मानस बना लिया कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। सरकार ने उसको, जो कोविंद साहब की रिपोर्ट है उसको सबमिट कर दिया है, मतलब उनके पास आ गई है, उसको अप्रूव कर दिया है। अब सरकार चाहेगी तो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इस हाउस सेशन में
कोई जरूरत नहीं है ना, उनको केवल वो बिल लेकर आ जाए और उसको जेपीसी के पास भेज दें, तो आपके पास पूरा 3 महीने का वक्त रहेगा कि जेपीसी उस पर चर्चा करे और आगे चलकर काम करे। लेकिन उसके बहुत सारे प्रोसेस में चीजें हैं। अभी पहले पॉपुलेशन का जो हमारा जनगणना का जो मसला है वो सबसे जरूरी है। पहले जनगणना, अभी तो शुरू ही नहीं हुई है जनगणना, सरकार किस तरह से टाल रही है लगातार। ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि 21 की जनगणना 24 खत्म हो गया, 25 तक आने वाले हैं, अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो उस पर काम होगा। जब जनगणना का काम खत्म हो जाएगा तो डिलिमिटेशन का काम होगा, और जब डिलिमिटेशन का काम खत्म होगा तब 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रोसेस में हम चलेंगे, और उसको पैरेलल चलाया जा सकता है कि भाई इस पर कैसे काम करेंगे। लेकिन मैं तो उन पर सोच रहा हूं, हमारे इलेक्शन कमीशन के साहब पर, सीईसी साहब पर, वो कैसे करवाएंगे। वो तो अभी एक बाई इलेक्शन भी अलग अलग करवाते हैं। विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र के अलग करते हैं, हरियाणा के अलग करते हैं, झारखंड के अलग करते हैं, जम्मू कश्मीर में 7 करते हैं, फिर 10 विधानसभा उपचुनाव होते हैं तो उसमें से 9 के एक साथ करते हैं, 1 का अलग करते हैं। तो वो कैसे कर पाएंगे? क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोई तैयारी की बात की है? ईवीएम का जो नंबर है वो बहुत मल्टीपल्स में बढ़ने वाला है। सरकार की जो पूरी वो होना चाहिए पैरामिलिट्री फोर्सेज, उसका कैसे इस्तेमाल होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कभी तो ये हुआ ही करता था। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक ही बार में एक ही महीने के अंदर करवाना। 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब ये है कि 6 महीने के अंदर सरकार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवा लेगी। और मुझे लग रहा है सरकार उसकी तैयारी में लगी हुई है। सरकार को ये पता है कि 2029 में अगर ये नहीं होता, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर वो 2029 में इसको नहीं करवा पाए तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बाद सरकार को 2029 में क्या पूर्ण बहुमत मिलता है नहीं मिलता है। जिस तरीके से 2024 का परिणाम आया कि 240 सीटें बीजेपी को मिली है, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लंबे समय के लिए नहीं टालेंगे, वो 2029 में ही इसे लागू करेंगे। डिपेंड ये करता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिजर्वेशन क्या बिल को भी मिलता है। इम्प्लीमेंट करना है 2029 में, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल को भी इम्प्लीमेंट करना है। वो भी एक बड़ा काम है सरकार के पास। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर विपक्ष का भी तो मानना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि केवल सरकार, उनके बिना कैसे चलेगा? नहीं, विपक्ष के माने बिना वो तो वैसे भी विधानसभा के चुनाव साथ में होने, तो राज्यों से भी उसको पास कराना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आदर्श तौर पर ये बहुत अच्छा है, व्यवहारिक तौर पर बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, मुश्किल है, लेकिन लगभग उसी के आसपास तक पहुंच जाता है। अब सरकार ने उस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य में एक काम अच्छा किया है कि लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई नहीं हो सकता है। और चूंकि ये सबसे मुफीद समय है, आपकी जनगणना होनी है, आपका परिसीमन होना है, महिला आरक्षण जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो चुका है, इससे क्या है कि आप एकदम से पूरी व्यवस्था को बदलेंगे, केंद्र में भी और राज्यों में भी। अब जब ये व्यवस्था बदलेगी तो उसमें ये काम हो सकता है। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि क्या 26-27 तक ये सारा काम खत्म होकर हम ये तय कर पाएंगे कि कौन कौन से राज्य अब 29 के आसपास जो चुनाव होने वाले हैं उसको हम प्रीपोन या पोस्टपोन करें। और ये सच है कि जाने क्यों ये होता तो थोड़ा अच्छा रहता कि जाने क्यों जिन राज्यों के चुनाव 6 महीने के अंतराल में होने हैं उनको भी एक साथ नहीं किया गया। यानी ये हो सकता था, ये चुनाव आयोग के तौर पर हो सकता था, वैसे भी अधिकार है, उनके पास अधिकार है, और सरकार को भी इस तरह थोड़ा सोचना चाहिए था। लेकिन यदि अगर होता है और ये अच्छा हो, एक साथ तो केंद्र और राज्य पूरा हो, इतना बड़ा देश है, थोड़ी मुश्किल होगी ही, पहले भले होता रहा, लेकिन अगर 6 महीने के भीतर सभी चुनाव हो जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। अगर सरकार की मंशा है और विपक्ष उसमें शामिल होता दिखेगा तो ऐसा असंभव भी नहीं दिखता। इसमें एक राजनीतिक पक्ष में जोड़ दूं मीनाक्षी जी, राजनीतिक पक्ष जोड़ दूं। ये बार बार जो तर्क दिया जाता है कि 1967 तक सारे चुनाव एक साथ होते थे। 1967 तक, 1952 से 1967 तक का देश का राजनीतिक माहौल बिल्कुल अलग था। आज की तारीख में देश का राजनीतिक माहौल अलग है, और जब क्षेत्रीय दल ताकतवर हो गए राज्यों में तो उनके संगठन, उनकी सरकार, अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सरकारों में किस तरह से पार्टियां टूटी है, सरकार टूट रही है। हर दिन किसी न किसी राज्य की कोई सरकार टूटती है, गिर रही है, तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे। इसलिए ये तर्क तो देना, आपको चलाना है चलाइए, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन बनाइए, लेकिन ये तर्क मत दीजिए कि 1952 से 60 से, उस समय तो एक ही पार्टी की भी सरकार थी, एक देश की सरकार नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वादा तो किया है, और अब तक उन्होंने जो वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे वो राम मंदिर का वादा बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था, चाहे विमेन रिजर्वेशन बिल ही क्यों ना हो, तो वादे तो सारे पूरे करते हैं। हो सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये वादा ये भी पूरा होते हुए दिखाई दे जाए।